हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था दैट साइटोप्लाज्म इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोसोल जो फ्लूइड पार्ट होते हैं और ऑर्गेनेल्स जो सॉलिड पार्ट होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में। सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल्स होते क्या हैं? ऑर्गेनेलीज क्या है? ऑर्गेनेलीज आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड हैव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, विच मीन्स कि जो ऑर्गेनेलीज हैं ये क्या है? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्पेशलाइज्ड है, स्पेशल स्ट्रक्चर है। मतलब कि सब ऑर्गेनेलीज का क्या होगा? सबका अपना अपना स्ट्रक्चर होगा, स्पेशल स्ट्रक्चर होगा, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनके पास अपने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं इनके। हमने क्या समझा इससे? दैट सेल ऑर्गेनेलीज क्या है? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं जो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद इनके पास अपने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। सबसे पहला सेल ऑर्गेनेली जो हमारे पास है दैट इज़ न्यूक्लियस। अब एज वी ऑल नो दैट न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल का क्या काम होगा? दैट हमारे जो भी सेल में जितने भी फंक्शंस, जितने भी एक्टिविटीज़ होंगी वो अल्टीमेटली न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस। इसको मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूँगी। द लार्जेस्ट ऑर्गेनली दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप, ये क्या है? जो न्यूक्लियस है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनली है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर एनवेलप। अब ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है इट इज़ स्फेरिकल और ओवल इन शेप। ये क्या है? इसकी शेप जो होती है वो स्फेरिकल या ओवल शेप का होता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट जो है दैट देयर इज़ अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है ये क्या है? इसमें डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है जो कवर कर रही है न्यूक्लियस को, और इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप बोल रहे हैं। जैसे हमने बोला दैट न्यूक्लियस का एक स्फेरिकल या ओवल शेप का स्ट्रक्चर है, लार्जेस्ट ऑर्गेनली है। उसके बाद ये जो है डबल लेयर की मेम्ब्रेन है। जो मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर की है और वो क्या कर रही है? न्यूक्लियस को कवर कर रही है, और उस मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। उसके बाद द पोर्स प्रेजेंट एट द न्यूक्लियर एनवेलप। जो न्यूक्लियर एनवेलप है, जैसे न्यूक्लियर एनवेलप था, इसमें क्या है? कुछ कुछ पोर्स प्रेजेंट है, और जो पोर्स है वो क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। तो इन पोर्स को हम, अब क्योंकि ये न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है इसलिए इन पोर्स को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर्स बोलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? दैट द न्यूक्लियर पोर हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। अब जो न्यूक्लियर पोर्स हैं ये क्या कर रहे हैं? द न्यूक्लियर पोर हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियर पोर है क्या करेंगे? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो ट्रांसपोर्ट होगा सब्सटेंस का, उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है द स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। जैसे हमने बोला था कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, वैसे ही न्यूक्लियस के सेंटर में जो चीज़ प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस जो है इट कंटेन्स द जेनेटिक मटीरियल। न्यूक्लियोलस में क्या होता है? जेनेटिक मटीरियल होता है दैट डायरेक्ट्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। मतलब कि सेल में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो जो न्यूक्लियोलस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग दैट इट कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। हमने बोला था दैट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूक्लियोलस है। इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो उस जेनेटिक मटेरियल में होते हैं 46 क्रोमोसोम विच आर मेड फ्रॉम डीएनए, और जो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और जो कि डीएनए से बना रहता है, एंड डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अगर हम इसके अब डायग्राम पे आएंगे तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है? एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है, एक इनर वाली, आउटर वाली, और ये इनर वाली। उसके बाद इसमें क्या है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पे कुछ पोर्स प्रेजेंट है जिससे क्या हो? सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। उसके बाद बीच में जो है हमारे पास न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस के बीच में क्या होता है? जेनेटिक मटीरियल। अब जैसे सेल के बीच में जो फ्लूइड है, जो लिक्विड पार्ट है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, जो सेल और न्यूक्लियस बीच में, वैसे ही जो
न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो चीज़ प्रेजेंट होगी, जो भी पार्ट प्रेजेंट होगा, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनली है दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमने पढ़ा था दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज़ कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज़ ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस, अब पावर हाउस है तो इट मीन्स इट विल प्रोवाइड एनर्जी। वो क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। तो मेनली यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी, एटीपी। एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी में एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है, तो एनर्जी क्या करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो इसका अगर हम पहला पॉइंट पढ़ें दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम क्या बोल रहे हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट में है दैट इट हैज़ इनर एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मतलब कि इसमें भी क्या है? दो मेम्ब्रेन है, एक इनर वाली और आउटर वाली। तो जो इनर वाली होगी उसको हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोलेंगे, एंड जो आउटर वाली है उसको हम बोलेंगे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इट हैज़ द सेम स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करा था, तो इसका भी सेम वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हैज़ इन फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टे। अब क्या है? जैसे हमने बोला था कि इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, इनर एंड आउटर। जो इनर वाली है उसमें क्या होते हैं? कुछ इन फोल्डिंग्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। देयर इज़ अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस इनसाइड द सेल। अब हम इसमें क्या है? फ्लूइड फिल्ड स्पेस है किसमें? जो हमने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, जो क्रिस्टे है, उसके अंदर क्या है? लार्ज फ्लूइड फिल्ड स्पेस है इनसाइड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहाँ प्रेजेंट है? क्रिस्टे के अंदर। अब क्रिस्टे था क्या? दैट वो क्या थी? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टे बोल रहे थे। तो जो ये क्रिस्टे है इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। ये क्या करेगा? सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट जो है द माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम है एनर्जी को प्रोड्यूस करना, तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ इन्वॉल्व होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स जिसमें ऑक्सीजन का हम यूज़ कर रहे हैं, और एनएरोबिक मतलब कि जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। तो नेक्स्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट एटीपी थ्रू केमिकल सेलुलर रिएक्शन। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? एटीपी को जनरेट कर रहा है। एटीपी को क्या कर रहा है? फॉर्म कर रहा है थ्रू केमिकल सेलुलर रिएक्शंस। द माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या है? जो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स है दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसमें क्या है? जो एंजाइम्स है दे आर ऑल्सो प्रेजेंट। नेक्स्ट में अब हम इसके डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा दैट जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसमें भी दो लेयर्स हैं, एक इनर वाली और आउटर वाली। तो जो इनर वाली है ये ब्लू से शो करी हुई है, और जो आउटर वाली है ये थोड़ा डार्क ब्लू से शो करी हुई है। उसके बाद जो अंदर को इन फोल्डिंग्स है इनको हम बोल रहे हैं क्रिस्टे, और उसके बाद जो क्रिस्टे के अंदर फ्लूइड लिक्विड पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स। और मेनली माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन, क्योंकि उसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट ऑर्गेनली वी आर हैविंग गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो होती है, अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं दैट इसका मेनली तीन ही काम होता है: स्टोरेज, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो जो गोल्जी बॉडी है वो तीन काम करती हैं। स्टोरेज करने में हेल्प करती है, पैकेजिंग, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट। अब किसका? प्रोटीन का। सो पहला पॉइंट जो है इसमें हम पढ़ेंगे दैट दीज आर स्मॉल मेम्ब्रेनस सैक विद बल्जिंग एंड्स। मतलब कि क्या है? ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस सैक है, जिनके क्या है? एज मतलब किनारे, जो किनारे हैं वो इसके उभरे हुए होंगे। मतलब कि ये कुछ ऐसा, इसके जो एजेस होंगे ये क्या होंगे? बल्ज होंगे। बल्ज आउट मतलब उभरे हुए, ठीक है। नेक्स्ट जो है राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन। राइबोसोम का क्या काम होता है? जैसे हमने पुरानी वीडियो में पढ़ा है दैट राइबोसोम्स इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। तो राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं। दीज प्रोटीन आर टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द सेल। उसके बाद अब क्या होगा कि ये राइबोसोम का फॉर्मेशन तो हो रहा है, बट इसका क्या करना है? ट्रांसपोर्ट भी तो करना है। तो जो ये गोल्जी बॉडी है ये क्या करेगी? इट विल ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन टू अदर पार्ट ऑफ द सेल। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। अब ये क्या है?
जो गोल्जी बॉडी है ये सारे सेल्स में प्रेजेंट होती है। इट एक्ट्स एज ट्रांसपोर्ट पाथवे। अब ये क्या करेगी गोल्जी बॉडी, एक ट्रांसपोर्ट पाथवे का काम करेगी। द प्रोटीन मूव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्जी बॉडी। जो प्रोटीन है वो कहाँ मूव करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टू गोल्जी बॉडी। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंड रफ, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो जो प्रोटीन है वो मेनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ होता है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और उस राइबोसोम्स की वजह से हम उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। सो जो प्रोटीन है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इट विल मूव टू गोल्जी बॉडी वेयर दे आर पैक्ड, जहाँ क्या होता है प्रोटीन पैक होगा, उसके बाद पैक्ड इनटू मेम्ब्रेनस वेसिकल्स में पैक होगा, और उसके बाद जिनको हम सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। जो प्रोटीन है दे आर मूव फ्रॉम, कहाँ से मूव हो रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी, और उसके बाद वो पैक हो रहे हैं इनटू मेम्ब्रेनस वेसिकल्स में, हम उसको पैक कर रहे हैं, जिनको हम सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स भी बोल रहे हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग इट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन टू अदर रीजन्स ऑफ सेल। अब क्या है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था अभी जब हम गोल्जी बॉडी की स्टार्टिंग कर रहे थे, दैट जो गोल्जी बॉडी है उसका तीन ही काम है, पैकिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। तो इट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन टू अदर रीजन ऑफ सेल। ये क्या करेंगे, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करेंगे टू अदर रीजन्स ऑफ सेल। अ फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी क्या है, पैकिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की पैकिंग में हेल्प करेगा, पैकिंग के बाद स्टोरेज में हेल्प करेगा, एंड एट द एंड वो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे गोल्जी बॉडी को। जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था दैट ये क्या है, मेम्ब्रेनस सैक है, जिनके क्या है एज है, जो ये उभरे हुए बल्जिंग एज है। तो ये है हमारा गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनली है दैट इज़ राइबोसोम, एंड राइबोसोम इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। राइबोसोम है क्या, दैट दीज आर टाइनी ग्रैन्यूल्स। ये क्या है, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं, कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। जो राइबोसोम्स हैं ये मेनली आरएनए और प्रोटीन से बने हुए हैं। इट इज़ साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब राइबोसोम्स में क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। सम राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब कुछ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है दैट सम राइबोसोम्स आर फ्री और अनअटैच्ड इन द साइटोल कॉल्ड फ्री राइबोसोम। कुछ राइबोसोम्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं और अनअटैच्ड होते हैं, एंड वो साइटोल में प्रेजेंट होते हैं। उन राइबोसोम को हम बोलते हैं फ्री राइबोसोम। नेक्स्ट, सम राइबोसोम आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये कुछ क्या होते हैं, राइबोसोम होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, और दे सिंथेसाइज, वो क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं। दीज राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन। अब राइबोसोम का एज वी ऑल नो दैट राइबोसोम का एक ही फंक्शन है, दैट प्रोटीन का सिंथेसाइज करना ही राइबोसोम का फंक्शन है। तो जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होंगे उन राइबोसोम का काम होगा माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन का फॉर्मेशन में हेल्प करना। नेक्स्ट वी आर हैविंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये बेसिकली एक नेटवर्क होता है। सो दीज आर अ नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड सैक टिब्यूल्स। ये भी क्या होता है, फ्लैट सैक टिब्यूल्स होती है, नेटवर्क होती है फ्लैट सैक टिब्यूल्स का। मतलब अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, कुछ क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायरेक्टली अटैच होता है, कुछ नहीं होता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली एक क्या है, नेटवर्क, ऐसे नेटवर्क फॉर्म करता है, हमारी क्या करता है, न्यूक्लियस से एक नेटवर्क फॉर्म करता है। तो एंडोप्लाज्मिक क्या है रेटिकुलम, दैट ये क्या है, नेटवर्क है फ्लैट सैक टिब्यूल्स का। नेक्स्ट जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स। अब जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो हमारा ये न्यूक्लियस है, अगर यहाँ से हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, नेटवर्क है ये, तो अगर अब हम इसको रफ कैसे कब बोलेंगे, अब हम इसको रफ तब बोलेंगे दैट जब क्या होगा, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होगा। अब जो हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, अब इसमें हमारे पास ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें कुछ रफ रफ दिख रहा है, ये डॉट डॉट, तो ये क्या है, डॉट राइबोसोम्स हैं, और ये किस पे प्रेजेंट है, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे हम उनको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें कि
कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम डिफाइन करें दैट इट एक्सटेंड फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर एनवेलप. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो हमने बोला था न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियस था उसमें 2 मेम्ब्रेन थी, तो ये आउटर न्यूक्लियर एनवेलप से निकलता है. इट एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर आउटर न्यूक्लियर एनवेलप. नेक्स्ट है राइबोसोम आर अटैच्ड टू द वॉल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइबोसोम्स किससे अटैच्ड है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल से अटैच्ड होता है. दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. अब यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है. अब है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब हम देखेंगे दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या है. अब रफ हमने देख लिया दैट ये क्या होता है, हमारे आउटर न्यूक्लियर एनवेलप से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं. तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड टू द वॉल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसमें क्या है, राइबोसोम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड नहीं है. इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. अब जब उसमें राइबोसोम्स ही नहीं है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व भी नहीं होगा. इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स. अब ये क्या करेगा? लिपिड्स और स्टेरॉइड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. इट ऑल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम ड्रग. अब ये क्या करता है? कुछ ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है. इट रिलीज कैल्शियम आयंस एंड हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल. अब क्या कर, जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या करेगा? कैल्शियम आयंस को रिलीज करेगा एंड हेल्प्स इन वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल. जो हमारी मसल सेल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन में भी हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हेल्प करता है. नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनेली है इट इज़ लाइसोसोम. लाइसोसोम्स को अगर हम बोलें दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल. अब सुसाइडल बैग हम क्यों बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे. इट इज़ एनक्लोज्ड वेसिकल. ये एक एनक्लोज्ड वेसिकल है दैट कंटेन्स 60 टाइप्स ऑफ प्रोटोलिटिक एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जिसमें कि प्रोटोलिटिक और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं दैट कैन ब्रेक वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स. जो हमारा लाइसोसोम है ये क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, वेसिकल है एक. ये क्या है? एक वेसिकल है जिसमें क्या होते हैं 60 टाइप के प्रोटोलिटिक एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, जो क्या करते हैं, मतलब वो वेराइटी बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर सकता है. अब जो लाइसोसोम है इसका जो पीएच है, पीएच जो है इसका, अगर हम बोलें अगर लाइसोसोम्स के अंदर जो पीएच, जो भी हमारा हाइड्रोलिटिक और एंजाइम्स थे, प्रोटोलिटिक एंजाइम्स, अगर हम लाइसोसोम की बात करें इनसाइड, वो अंदर उसका क्या पीएच है, तो वो है 5. बट अगर किसी भी एक्टिविटी की वजह से ये लाइसोसोम का जो ये वॉल है ये रप्चर हो जाती है, ये टूट जाती है, तो जब इसका जो पीएच होगा वो बढ़ जाएगा, 7.4 हो जाएगा. तो जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं ये क्या करेगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो लाइसोसोमल एंजाइम ब्रेक डाउन ये क्या करेगा? अगर ब्रेक डाउन हो गया तो एंगल्फ कर देगा अदर सेल ऑर्गेनेलीज को. जितने भी बाकी सेल ऑर्गेनेलीज हैं ये उनको भी खुद ही एंगल्फ कर देगा. एंगल्फ मतलब खा जाना. तो जो लाइसोसोम है इसीलिए हम उसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं. और इस प्रोसेस को कि वो खुद ही के खुद सेल्स ऑर्गेनेलीज को एंगल्फ कर देना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोफेजी. तो जो ऑटोफेजी है ये एक ऐसी प्रोसेस है दैट इसमें क्या हो रहा है कि खुद ही का एक ऑर्गेनेली बाकी सारे ऑर्गेनेलीज को एंगल्फ कर दे रहा है. नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट सेल ऑर्गेनेली है दैट इज साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन क्या है? दैट दीज आर प्रोटीन फिलामेंट्स. ये क्या है? प्रोटीन के फिलामेंट्स है दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है. साइटोस्केलेटन क्या है? ये प्रोटीन के फिलामेंट है. फिलामेंट दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं. अब जो हमारे पास साइटोस्केलेटन है दे आर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स. साइटोस्केलेटन है इट इज़ ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट वन इज़ माइक्रोफिलामेंट, सेकेंड इज़ इंटरमीडिएट एंड थर्ड इज़ माइक्रोट्यूब्यूल्स. अब अगर हम साइटोस्केलेटन की फंक्शन की बात करें कि इसका काम क्या है, फर्स्ट है दैट गिविंग स्ट्रक्चर एंड शेप टू द सेल. ये क्या कर रहा है? सेल को स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करा रहा है. पहला काम साइटोस्केलेटन का दैट इट इज़ प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चर एंड शेप टू द सेल. नेक्स्ट इट हेल्प्स इन अटैचिंग वन सेल टू अदर. अब जो सेल है वो एक सेल दूसरे सेल से कैसे अटैच हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटन. एंड जो लास्ट वन है इसका फंक्शन दैट इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज इनसाइड द सेल. अब जो सेल ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर प्रेजेंट है ये साइटोस्केलेटन उसमें भी मूवमेंट में हेल्प कर रहा है.
सो इन दिस वीडियो हमने जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके बारे में पढ़ा, दैट जो जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज थे उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन के बारे में. सो आई होप आपको वीडियो से समझ आया होगा. So do like, comment, share and subscribe my channel, and we will meet in the another video. Thank you.